गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन वी आर बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेरी सॉरी, यहाँ पर हमने 29 लिख रखा है, बट ये जो हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं ये हम कवर कर रहे हैं बेसिकली 24 और 25 का। ओके, तो मिशन 2024 फॉर द यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए चल रहा है। ऑल डेली बेस पे आपकी करंट अफेयर्स आपके आ रही हैं, देखो और जितना ज़्यादा हो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा टू मैक्सिमाइज आवर वॉच कि ताकि लोगों तक पहुँचे और थोड़ा सा व्यूज़ और ये सारी चीज़ें बढ़े और काफ़ी लोगों को पता चले कि हाँ कुछ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास जो करंट अफेयर है वो बेसिकली प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से रिलेटेड है। अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है क्या? रिसेंटली इसे लॉन्च किया है और लॉन्च करने का मेन मोटिव क्या है कि 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ हाउस होल्ड लोगों को रूफटॉप सोलर पैनल प्रोवाइड किए जाए ताकि वो सोलर उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम किया जा सके और उनको थोड़ा सा फायदा दिया जा सके। ये है बेसिकली प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो सेम सारी चीजें हैं जो पूर हैं या फिर मिडिल क्लास हाउस होल्ड है उनको ये प्रोवाइड करने के लिए। अब ये जो इनिशिएटिव है तो बेसिकली 2014 का रूफटॉप सोलर मिशन था उसका फेलो है, ठीक है। अब सेम उसका मॉड्यूल इन्वर्टर ये सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सब कुछ देख पाए और ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ में रूफटॉप फोटोवोल्टिक सिस्टम दिया जाएगा तो ताकि आराम से यूज कर पाए चीजें वही। तो आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन क्या है। अब हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, भारत में ना कन्याकुमारी से थोड़ा सा आगे जाके यानी कि इंडियन ओशन के अंदर एक वेज बैंक है। वेज बैंक यानी कि एक ऐसा उथला पानी है, एक ऐसी प्लेन जगह है जो कि वहां पर आपको हाइड्रोकार्बन मिल सकता है, ठीक है। तो वेस्ट बैंक इज अंडर थ्रेट ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट प्रपोजल्स ऑफर ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट। तो वेस्ट बैंक जो है वो खतरे में आ चुके हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वहां पर थोड़ा सा माइनिंग और ये सब ऑयल और गैस को देख करती है। तो इस वजह से blocks identified for the exploration overlap with the Wedge Bank an ideal place for the nutrition niche marine life। वहां पर अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, एक तरीके से ये कहते हो एक हॉट स्पॉट है वो, ठीक है। तो वो हॉट स्पॉट है, इस वजह से वहां पर थोड़ा सा और इसको लेके थोड़ी चिंता जताई जाती है कि हाँ वहां पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वहां का जो एनवायरमेंट है, जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में आए, ठीक है। मैं भी आपको दिखा दूंगा मैं आपको। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, तो इसको बेसिकली हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, आपके कोयले में, इन सब में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इन सब में पाया जाता है। और डिपॉजिट ऑफ हाइड्रोकार्बन ये बहुत लंबे समय के बाद आराम से क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ऑल्सो नोन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तो इसको हाइड्रोकार्बन कहा दिया जाता है। अगर आप ये देखोगे तो ये आपका कन्याकुमारी है इस तरफ, और यहाँ से इस एरिया में देखोगे तो ये आपका वेज बैंक है, ठीक है। वेज बैंक बेसिकली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बेसिकली साउथ ऑफ कन्याकुमारी। फ्लैट बॉटम है टोपोग्राफी इसकी, ठीक है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बेसिकली। मैं आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ये स्लोप ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप जियोग्राफी की जो वीडियो सीरीज आपकी जो सीरीज है उसमें जाके आप देख सकते हो। तो ये आपको वेस्ट बैंक आपको नजर आ जाएगा। रिसेंटली अब इसकी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेस्ट बैंक आएगा। रिसेंटली वेस्ट बैंक वाज सीन इन द न्यूज वेयर इट इज लोकेटेड। तो अटलांटिक ओशन दे देगा आपको, पैसिफिक ओशन दे देगा और इंडियन ओशन दे देगा, या फिर आपको आर्कटिक ओशन अंटार्कटिक ओशन दे दे। तो इस तरीके से करके आपको अगर कुछ दे देता है तो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। आगे देख लो, प्लांट्स टॉकिंग टू ईच अदर। अब रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी एक बेसिकली रियल टाइम उन्होंने एक फुटेज कैप्चर कर रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि प्लांट जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को बताते हैं जब वो दोनों डेंजर में होते हैं, तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यू आर इन डेंजर। और उनका बात करने का तरीका ऑब्वियसली बात है जैसे हम करते हैं वैसे तो नहीं होगा, बट हाँ बाय द गेस्टर्स वो कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं कि वो बता दें। द रिसर्च रिवील द प्लांट्स रिलीज एयरबोन कंपाउंड्स। एयरबोन कंपाउंड्स है सिमिलर टू स्मेल्स, कुछ स्मेल रिलीज करेंगे, वार्न करेंगे प्लांट्स को कि वो डेंजर में, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है, अब स्टडी क्या कहती है, जो अनडैमेज प्लांट्स हैं रिस्पोंडिंग टू वोलाटाइल, यानी कि जो अच्छे खासे जो प्लांट्स हैं वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज बाय द प्लांट्स डैमेज बाय इंसेक्ट और अदर फैक्टर, इस तरीके से होते हैं। अब वीओसी क्या होता है ये समझ लो, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मैं भी आपको बता दूंगा। तो यूजिंग दर एयर पंप, जो कि एयरबोर्न जिसे हम कहते हैं, कंटेंट लाइक लीव्स, कैटरपिलर, ये सारी चीजें हैं। द रिसर्च ऑब्जर्व बर्स्ट ऑफ कैल्शियम सिग्नल्स मिलते हैं कैल्शियम के, या फिर कुछ प्लांट्स इंडिकेट करते हैं कि वार्निंग मैसेज देते हैं कि वो उसी तरीके जैसे आप कह सकते हो कि एक तरीके से स्मेल रिलीज करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स, इस तरीके की स्टडी है। तो वीओसी क्या होता है, आर ऑर्गेनिक केमिकल दैट हैव ए हाई वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर।
This high vapor pressure results from a low boiling point, which allow their molecules evaporate from a liquid and the gas. तो ये जो volatile organic compounds है ये प्लांट से रिलीज करते हैं, ठीक है, तो जो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाते हैं और दूसरे पौधे तक आराम से पहुंच जाते हैं. सो दिस इज बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ डेली यूज इंक्लूडिंग पेंट, सॉरी वर्निश वैक्स, वायरस क्लीनिंग, इन सब में आपका पाया जाता है बेसिकली. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इसी तरीके का होता है. कैमरून ने एक मलेरिया के लिए ना एक दवा लॉन्च करी है जिसे मॉस्किरिक्स कहा गया है. तो ये है मॉस्किरिक्स. तो अभी क्या हुआ है आपको पता है, 95% और 90% जो मलेरिया के जो केस हैं वो अफ्रीका से ही आते हैं. तो रिसेंटली वर्ल्ड की जो फर्स्ट मलेरिया जो वैक्सीन प्रोग्राम है वो चिल्ड्रन के लिए कैमरून ने लॉन्च किया, जहां पर ऑलमोस्ट 2.5 लाख चिल्ड्रन को ये दी जाएगी. और वैक्सीन बेसिकली अब आपको पता है कि 30% अराउंड 30% इफेक्टिव रहेगी, ये WHO ने बताया है. वहीं से अच्छी खासी बिल्कुल पास होके आई है. तो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है वैसे. बस R21 इससे पहले की एक थी जो वैक्सीन है, उसके बाद में ये बनाई गई थी 2021 में, इसको देखा गया था. 2015 में 9 कंट्रीज हैव बीन सर्टिफाइड बाय द WHO डायरेक्टर फॉर मलेरिया फ्री, जिसमें मालदीव, श्रीलंका और किर्गिस्तान, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चाइना एंड अल सल्वाडोर 2021 में. चाइना और अल सल्वाडोर को 2021 में देखा गया था. ये 2015 में 9 देश ऐसे थे जिनको मलेरिया फ्री बताया गया था, बट इंडिया इनमें नहीं आता है. तो ध्यान रखिएगा, इंडिया बेसिकली आप देखोगे तो हाई चीज़ों में आता है, यानी कि हाई अलर्ट पे आता है कि इंडिया के अंदर भी केस बहुत ज़्यादा हैं. आइडेंटिफाइज 20 कंट्रीज टू फॉर द पोटेंशियल इरेडिकेट मलेरिया बाय 2025. 25 कंट्री ऐसी हैं जो कि 2025 तक मलेरिया को बिल्कुल खत्म कर देंगी, ऐसा है. एम टू रिड्यूस मलेरिया केसेस बाय 40% बाय 2020, निकल चुका है. 75% बाय 2025, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक इनको करना पड़ेगा. और 90% बाय 2030 अगेंस्ट 2015 बेसलाइन. वो बेसलाइन डिसाइड की गई थी कि हाँ 40% 2020 तक करना है, 75% 2025 तक और 90% 2030 तक मलेरिया को इरेडिकेट करना है. इनिशियली 11 हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पर अच्छा खासा मलेरिया होता है, आपको पता ही है. और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, इन एरियाज में आता है. आंध्र प्रदेश हालांकि इसके अंदर नहीं है, बट आंध्र प्रदेश ऑल्सो कंसिडर द फॉरेस्ट एरिया. तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बट स्टिल ये जो 4 स्टेट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, उसी की वजह से यहाँ पर मलेरिया भी है. अब इंडिया ने एक बेसलाइन, एक टारगेट स्टेब्लिश किया 2027 तक का, कि 2027 तक हम मलेरिया को खत्म कर देंगे. अब डेवलप टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम कंट्रोल टू इलेमिनेशन की कर ही रहे हैं. 2017 में हमने डिसाइड किया था कि टोटल 571 कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं आउट ऑफ 678 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम ऑटोमेटिकली मलेरिया को रेडिकेट चूज किया है ताकि मलेरिया को खत्म किया जा सके. ठीक है, तो स्टेबली इंडिया ICMR इस पे काम करने में लग रही है ऑलरेडी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तो वो है. और आपको पता होगा कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो भी ICMR के थ्रू ही आई थी. ठीक है, तो कुंभ की एलिफेंट क्या होते हैं, मैं एक बार आपको सिर्फ एक नॉर्मल मैं आपको अंदाजे से बता देता हूँ. अब कुंभ की चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा. बाकी मैं फिर भी अगर अंदाजे से बताऊँ, ये कुंभ की एक एलिफेंट है जो सी बेसिकली साउथ में तमिलनाडु में होते हैं, जो कि बेसिकली ट्रेंड होते हैं. ट्रेंड यानी कि उनको सब कुछ सिखा पढ़ा दिया जाता है ऑलरेडी. और ये ना बाकी जो जंगली हाथी होते हैं जो जंगलों में होते हैं, उनको बेसिकली बहला फुसला के कब्जे में लाने के लिए यूज किए जाते हैं. वैसे तो आपको रोड पे जो दिखते हैं वो सारे ट्रेंडी होते हैं, वो आपको इतनी जल्दी मारते नहीं है. तो ये भी कुंभ की भी उन्हीं की तरह होते हैं काइंड ऑफ. बट ये कुंभ का भी वैसे भी यूज किया जाता है कि इनको जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि जो जो वाइल्ड है एलिफेंट है, यानी कि जो बिल्कुल एग्रेसिव एलिफेंट है, उनको कब्जे में लाया जा सके. क्योंकि रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी आर्टिकल क्यों है, उड़ीसा के अंदर मैन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया है. तो उसकी वजह से कुंभ के एलिफेंट्स का यूज किया जाएगा जो कि तमिलनाडु से मंगाए जाएंगे. So this is to move the strategically deploy Kumki elephant conflict prone areas, reduce damage of crops, human habitation, potential loss of lives. तो इस तरीके से अगर आप देखोगे व्हाट इज कुम्की, तो इस तरीके बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, इन दोनों ने, ये दोनों कुम्की हैं और इन्होंने इसको कब्जे में ले लिया. सो दिस इज, समझ में आ गया होगा आपको. तो ये है. अब बात करें अगर हम एक्सरसाइज साइक्लोन की, तो देखो दो देशों के बीच में होता है जिसमें इंडिया और इजिप्ट आते हैं. और ये क्या है, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है. साइक्लोन एम्स टू फैमिलराइज विद द बोथ साइड ऑपरेटिंग रिलेटेड विद स्पेशल ऑपरेशन डेजर्ट, और इन सब में ये आराम से करते हैं लड़ाइयाँ और सारी चीज़ों को, अपनी अपनी ट्रेनिंग, अपनी अपनी दोनों की ताकत दिखाते हैं कौन किसको. और ये बेसिकली इन सब का एक ही मतलब होता है, टू जितना भी अगर कुछ आने वाले टाइम में कोई टेररिस्ट अटैक या फिर कुछ है, एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले. इस वजह से एक्सरसाइज साइक्लोन की गई है. ठीक है, आगे देख लो युगांडा. अभी युगांडा के अंदर नाम की समिट हेल्ड हुई है. युगांडा की एक सिटी है कंपाला, वहां पे 90th नाम की एक समिट हुई है.
नाम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट। क्या है ये बता दूंगा। अब इसकी जो थीम थी वो डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। कहाँ पर हुई है समिट? युगांडा में हुई है। युगांडा में कहाँ पे? कंपाला में। ठीक है। की डिस्कशन क्या थी? इजराइल हमास वॉर, इंडिया इंडिया विश्वास मित्र इनिशिएटिव, कॉल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है। विश्वास मित्र, इन दोनों पे डिस्कशन हुई है। तो इंडिया का हर जगह नाम आता है, तो दिस इज इंडिया इज ऑल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ नाम, ये भी ध्यान रखने की कोशिश करना। तो डीपिंग कॉपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो हाँ ठीक है। इसराइल हमास वॉर पे ज़्यादा बात हुई है, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है किस पे कहाँ बात हो रही है। अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ये ध्यान रखिए फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ मेंस कि इंडिया के टॉपिक्स पे विश्वास मित्र इनिशिएटिव के ऊपर नाम समिट के अंदर बात की गई है। की पॉइंट था उनका। तो देखो नाम क्या है बेसिकली, इसका जो बेसिकली नाम जो इसका फुल फॉर्म है वो है नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है। अलायंस ऑफ डेवलपिंग नेशन जो डेवलप कर रहे हैं 1961 के ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के बाद इनको बनाया गया था। रूट ट्रैक जो रूट ट्रेस है बेसिकली बैक टू बेंडेज कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडोनेशिया इन 1995। तो वहां से जो बार्डुंग जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद में इनको बनाया गया था। करेंटली नाम के जो 120 कंट्री हैं जो इसके मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया जो कि फाउंडिंग मेंबर्स में काउंट होता है। रैंकिंग सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग इन नेशनल ग्लोबली, जो कि अच्छा खासा, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है और फॉर्मल फंडिंग चार्टर है, यानी कि आपस में कंट्रीब्यूशन करके ये सारे के सारे काम करते हैं। द मूवमेंट कन्वेंस समिट अप्रोक्सीमेटली एवरी 3 ईयर्स में एक समिट होती है। सो दिस इज, ये था आपका नाम। अब युगांडा अगर आपको देखना हो तो लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पर डीएमआरसी है। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ऊपर साउथ सूडान है, इधर केन्या है, और इधर आपका तंजानिया है। यहाँ पर लेक विक्टोरिया है। कल भी हमने ऑलरेडी लेक विक्टोरिया के बारे में पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि लेक विक्टोरिया 3 कंट्रियों से घिरा हुआ है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए ये आप देख लो, युगांडा, लैंडलॉक कंट्री वाली सारी चीज़ें। ठीक है। ऊपर साउथ सूडान है, नीचे केन्या है, इधर तंजानिया है, इधर डीएमआरसी है। और अगर आप लेक की बात करो तो लेक विक्टोरिया से टच हो रही है, और यहाँ पर ये 2 लेक हैं, ये आप मैप में देख लीजिएगा। तो इनके मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, बट एक बार आप नज़र मार लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। जो नाइल रिवर है वो लेक विक्टोरिया में जाके गिरती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा एक वाटर रिसोर्स का, यानी कि लाइफ लाइन कहा जाता है लेक विक्टोरिया को इस पूरे एरिया के अंदर। 40% 45% काइंड ऑफ थिंग। अब जो मेरे पास जो अगला आर्टिकल है वो है मेरा भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का। तो उसमें क्या हुआ है, पोस्ट समझ, यानी कि बिहार की ये सीएम रह चुके हैं, और इनको एक बेसिकली जन नायक कहा जाता है। ये बिहार की सीएम है, इनको बेसिकली भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यानी कि मरणोपरांत। ठीक है। अब एक अच्छा खासा ठाकुर वॉज बेसिक, जो ठाकुर था एक प्रोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट लीडर था बिहार से। इनको अच्छा खासा उस टाइम पे इनका नाम बहुत अच्छा चलता था। आपने देखा होगा बिहार के अंदर सब बराबर वाला एक कुछ चलता था। तो वो उसी नी की वजह से सब कुछ था, जहाँ पर कई बारी बिहार के अंदर कन्फ्लिक्ट हुए ऊंच नीच जाति के चक्कर में। तो ये उस टाइम की भी बात है। तो इन्होंने काफ़ी रेडिकल पॉलिसीज बनाई थी, इंक्लूडिंग इन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट से हटा दिया, और अल्कोहल को इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया पूरा का पूरा, और लेयर्ड रिजर्वेशन इन्होंने बनाया ताकि उन्होंने इंप्लीमेंट किया। इस वजह से इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्योंकि आप सबको पता है जो भारत रत्न सम्मान है वो बेसिकली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है हर 3 साल के अंदर। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 18 के अंदर इसे काउंट नहीं करते हैं, पहली बार। अब ये जो रिकॉग्निशन है एक एक्सेप्शनल सर्विसेज में दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो कर्पूरी ठाकुर थे सीएम ऑफ बिहार, उन्होंने एक्सेप्शनल सर्विसेज थी, और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो आपकी जात का हो, कास्ट का हो, पोजीशन हो, सेक्स हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम 1954 2 जनवरी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। कई वीडियोस हमने देखे हैं सोशल मीडिया पे जो कि चलते रहते हैं, जहाँ पर उनसे पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो वो कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, कभी वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं। पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ही इज। तो हमारे सीएम कौन थे, हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, इनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इनिशियली भारत रत्न वाज ओनली अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज, ये हमें पता है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, बट क्राइटेरिया वर लेटर एक्सपेंडेड क्यों कर दिया गया? ह्यूमन इंडेवियर में हमें यहाँ पर ध्यान रखिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए भी हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब एक आती है वैभव फेलोशिप। वैभव फेलोशिप क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी अभी अपनी जो पहली रेसिपिएंट है वैभव फेलोशिप के, वो उन्होंने अभी अनाउंस करे हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली आउट ऑफ कंट्री जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो कि अब्रॉड के अंदर बेसिकली रह रहे हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं, अब्रॉड के अंदर साइंटिस्ट हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए कोलाब्रेशन करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इंडिया के अंदर आएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर। और 2-3 में बेसिकली 22 साइंटिस्ट होंगे जो कि हर
मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए उनका 2-3 महीने के लिए आना जाना होगा यहाँ पे, और उनको स्टिपेंड और बाकी सारी चीज़ें दी जाएंगी बेसिकली, ठीक है, एकोमोडेशन और बाकी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएंगी। और एम्स होगा कि इंकरेज किया जाए प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी को, स्टार्टअप्स को, इनको इंकरेज किया जाए। ये था बेसिकली वैभव फेलोशिप। अगर आप सरोगेसी एक्ट की बात करो तो सरोगेसी क्या होता है मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। कोई महिला है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, वो माँ नहीं बन पा रही है, तो उन केस में क्या होता है कि वो एक अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी महिला को चुनती हैं और उनके अंदर अपने हस्बैंड का स्पर्म इंजेक्ट कराती हैं। इंजेक्ट कराने के बाद, या फिर दूसरा तरीका भी है जो वो अपने आप ही, अगर वो अपना बच्चा अपनी उनका बच्चा खुद ले ले, तो इसे बेसिकली सरोगेट कहा जाता है, यानी कि पैदा उन्होंने किया, पालेंगे आप, दैट्स कॉल्ड द सरोगेसी एक्ट। तो इस पे हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा मांगा है कपल, जो इतने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, कि जितने भी कपल्स है और सिंगल है, अनमैरिड वुमेन्स है, हु हैव सक्सेसफुली अवेल्ड सरोगेसी अंडर द सरोगेसी एक्ट, उनका डेटा मैं प्रोवाइड करूं, ठीक है, अंडर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये डेटा उन्होंने मांगा है। और इसको ना बेसिकली आप सरोगेसी है क्या, सरोगेसी पे ना इसका ना हर किसी का, आपको पता है, कहीं ना कहीं से फायदा उठाने का मौका तो मिलता ही है। तो इस वजह से कई बार इसको कमर्शियलाइजेशन भी किया जाता है। अब कमर्शियलाइजेशन कैसे किया जाता है, बहुत आसान, बहुत अच्छी चीज है वैसे एक तरीके से, लोग फायदा उठाते हैं। कई बार आईवीएफ महंगा पड़ता है, तो इस वजह से। तो क्या हुआ है कि कमर्शियलाइजेशन कैसे होगा, कि मान के चलो आप अच्छे खानदान से हो, आपका पैसा वैसा अच्छा ठीक है आपके पास, अच्छे खानदान, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था कि आप पैसा है तभी आपके पास अच्छा है, माफी चाहूंगा। अब यानी कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपने एक ऐसी औरत को ढूंढा जो कि गरीब है, जिसे पैसों की जरूरत है, और वो पैसों के लिए आपके लिए सरोगेट बनने के लिए, माँ बनने के लिए तैयार है। और जब वो आपकी माँ बन जाएगी तो वो आपको बच्चा दे देगी, आप उसे कुछ पैसे दे दोगे। दिस इज कॉल्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ सरोगेसी। तो इस तरीके से चलता है। तो जो सरोगेसी रेगुलेशन था वो बेसिकली 2021 के अंदर इन सारी कमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए, देखते हुए इनको लाया गया था और रेगुलेट करने के लिए, ताकि इनको देखा जाए, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा, जो मेरे पास जो आर्टिकल है, वो बेसिकली स्मार्ट के ऊपर, ठीक है, स्मार्ट मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल स्मार्ट क्यों है बेसिकली। अब जो डीजी है किसके, बीआईएस के, बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो डीजी हैं उन्होंने एडवोकेट किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट का, कि जितने भी इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबके ऊपर एक ऐसा अप्रोचेबल एक स्मार्ट तरीका अपना होना चाहिए कि जो भी डिटेल्स लिखी हैं उनको इजीली रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स। इस तरीके से लाने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली क्या आएगा, इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए बात करेंगे, इन सबको देखा जाएगा और इन सबको आगे बढ़ाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट। अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली स्मार्ट वाज सीन इन द न्यूज, इट्स रिलेटेड टू विच थिंग, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल ऑफ फॉर द बीआईएस थिंग्स। ओके, चलो। इंडियन स्टॉक मार्केट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो आज की डेट में चौथे नंबर पे है, पहले 5वें नंबर पे था। हांगकांग को पीछे पछाड़ते हुए हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। इंडिया की जो मार्केट है वो 4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। 4 ट्रिलियन को पार करने के बाद पहले जो हांगकांग की थी वो थी 4.29 ट्रिलियन, और इंडिया की अब हो चुकी है 4.33 ट्रिलियन। तो कंपैरिजन के तौर पर इंडिया आगे निकल चुका है। सो दिस इज गुड। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो 3 सबसे बड़ी जो मार्केट्स हैं स्टॉक मार्केट, वो कौन सी हैं, यूएस, चाइना, जापान। पहले हांगकांग आता था, अब हमारे पास इंडिया आएगा, तो दिस इज गुड। और जीडीपी में ऑब्वियस ही बात है, स्टॉक मार्केट इंडियन जीडीपी में या फिर किसी भी कंट्री की जीडीपी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और अगर स्टॉक इन सबको हटा दिया जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। हांगकांग का पीछे रहने का कारण देखो क्या है, कि चाइना की तरफ से कुछ पॉलिसीज अभी लाई गई थी, जिसमें कोविड-19 था की वजह से रेस्ट्रिक्शन था, रेगुलेशंस था, प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस था, जियोपॉलिटिकल टेंशन था। तो ये मेन रीजन से हांगकांग का पीछे होने का। मे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ चाइना अच्छी खासी डेवलप कंट्री बन चुकी है, और तो आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया को दोबारा पीछे छोड़ दे। बट दिस इज गुड थिंग फॉर अस कि एटलीस्ट हम आगे आ चुके हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मे भी हो सकता है हम आने वाले टाइम में जापान और चाइना को और ज्यादा पीछे छोड़ते हुए चले जाएं। ठीक है, अभी की डेट में चाइना पीछे नहीं है, हांगकांग मार्केट पीछे हो गया, चाइना पीछे नहीं है। चाइना अभी भी सेकंड नंबर पे है, लेकिन जो हांगकांग हमारा स्टॉक मार्केट है हमने उसको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो चाइना के पास और भी दूसरी मार्केट भी है। यूएस, चाइना, जापान के बाद हम चौथे नंबर पे हमारी मार्केट आ चुकी है। ठीक है, अब होता क्या है, ईच एंड एवरीवन नोस कि ओवर द काउंटर हम मार्केट प्लेस है जहां पर सारी चीजें होती हैं। स्टॉक प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल, दिस इंक्लूड्स प्रोसेस लाइक आईपीओ। जो भी आईपीओ अगर आप देखते हो जो निकलते हैं
वो बेसिकली प्राइमरी मार्केट होता है। अब जब आप ट्रेडिंग करते हो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इशूइंग कंपनी, तो जैसे एनएसई है, बीएसई है, वहां पर डायरेक्टली आप दूसरे से आप कुछ परचेज कर रहे हो किसी ट्रेडर से, इसको बेसिकली आप एक तरीके सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जो आईपीओ अगर आप खरीदते हो प्राइमरी है, जैसे आप ग्रो या फिर किसी और दूसरी साइट पे जाते हो, ऐप पे जाते हो, वहां से आप कुछ खरीद रहे हो, फिर उसे आप कमीशन दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायनामिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं डायनामिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर कैसा हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आपको गाड़ी रोके बिना आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, कैसा हो, बड़ी अच्छी चीज है, सुनने में अच्छी लगती है कि आपको ये दिल्ली, मुंबई, चाइना, कोलकाता पूरा घूमना है और घूमते हुए आपको बिल्कुल पूरा का पूरा कहीं गाड़ी रोकनी नहीं है, बिल्कुल भगाते जाना है, भगाते जाना है और आराम से चलते 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 आपकी गाड़ी पूरी चार्ज रहे और आपको टेंशन ना हो। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे है वो कंसिडर कर रही है कि इलेक्ट्रिफिकेशन लाया जाए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है कि हमारे इस तरीके से चार हमारे जो मेजर जो सिटीज हैं, यानी कि मेजर एरियाज हैं जो बेसिक जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, हमारे पास यहाँ दिल्ली आ जाता है, यहाँ मुंबई आ जाता है, यहाँ चेन्नई आ जाता है, यहाँ कोलकाता आ जाता है। तो इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है, इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो बूस्ट ई मोबिलिटी को इन्होंने ई बसेस को बढ़ाने के लिए किया गया है, डायनामिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्ज वाइल ऑन द मूव, इस तरीके से, ताकि पोटेंशियल जो रिड्यूस ऑफ बैटरी साइज है उनको रोका जा सके। बार बार चार्जिंग स्टेशन लगाओगे गाड़ियां रुकेगी, वो हटाओ यार, सीधा बढ़ेंगे आगे। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डायनामिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी, इसी को कहते हैं। तो ये होप ही आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके से है कि वाइल यू आर इस तरीके से नीचे होगा कि आप डायरेक्टली चलते चलते चलते, ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली, तो इसको कहा जाता है। अब इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, तो एज द यूनिवर्स एजेस द फ्यूचर शेप बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, तो जो फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स के, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा फ्यूचर है, जो यूनिवर्स है, वो अपना लॉगरिथम क्लॉक, अपना कॉस्मोलॉजी है, वो उस तरीके से इवोल्यूट करती है। ठीक है, उसी का उसी तरीके इवोल्यूशन होता है। अब हमारी जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं बेसिकली बिग बैंग से होती है, और बिग बैंग से होने के बाद एक एक हर किसी का एक एक अपना अपना फेज होता गया और धीरे 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 संसार बनता गया, गैलेक्सीज बनती गई। तो कुछ वायरस स्टेजेस हैं जो कि हमने देखे हैं। एक सबसे पहले हमारा सिंगुलैरिटी होता है। सिंगुलैरिटी के मतलब से आप समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का, आपको सिर्फ एक ही दाना, ठीक है, इस दाने में कंप्रेशन होगा और धीरे 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 सप्रेशन होगा और एक दिन ये फूटेगा, और जिस दिन ये फूटेगा तो उसे उसको हम कह देंगे बेसिकली हॉट एंड डेंस पॉइंट जब बन जाएगा, बिल्कुल जिस दिन फूटेगा उसे हम कह देंगे बिग बैंग। ठीक है, और फिर बिग बैंग हो जाएगा तो इन्फ्लेशनरी अप्रोच होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉस्मिक इन्फ्लेशन होगा, और इस तरीके से धीरे 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 सेकंड आफ्टर द बिग बैंग ये सेकंड चीज़ें होती रहेंगी, फ्रैक्शन होगा, तो ये चलता रहेगा। देन उसके बाद क्वार्क एज आ जाएगी, जहाँ पर क्वार्क एंड ग्लूटॉन्स कंबाइंडली मिलेंगे और फोटॉन्स बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द फोटोन एंड न्यूट्रॉन्स ट्रांजिशन अकर होगा माइक्रो सेकंड्स के अंदर अंदर। फिर आ जाएगी हाइड्रॉन एज, जहाँ हाइड्रॉन का एज का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कंटिन्यू फॉर्म द कंबाइंड, और यहाँ पर एक हाइड्रॉन्स बनाएंगे। हाइड्रॉन्स बाद में धीरे 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 चलते चलते हीलियम एंड ड्यूटेरियम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे चलते चलते फिर बाद में लेप्टॉन एज आ जाएगी। लेप्टॉन एज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली ट्रांसपेरेंट कूल हो जाएगा, फोटॉन्स मूव करना चालू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स होंगे वो इनहेलिएट कर देंगे, लेविन छोड़ना चालू कर देंगे, और जिस टाइम पर ये सारी चीजें होती जाएंगी उसके बाद फोटोन ही पहुंच आ जाएगी। फोटोन के अंदर धीरे धीरे इस तरीके चलती रहेंगी, फिर बाद में गैस, स्टेलर, स्टार, ये सारी चीजें बनती जाएंगी। फिर एक टाइम आएगा बिगनिंग ऑफ द एंड, जहां पर स्टार विल एग्जॉस्ट फ्यूल गैलेक्सी सब धीरे 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 खत्म होनी चालू हो जाएंगी। तो इस तरीके से चलता रहता है, डार्क एज भी आ जाएगी एक टाइम पे। तो ये है बेसिकली, ये देखो ये बिग बैंग हुआ, फिर उसके बाद में फर्स्ट आया आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 लाख ईयर्स, उसके बाद में 1 बिलियन ईयर्स, उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, फिर और ज़्यादा चलता जाएगा। तो ये है फ्री मूवमेंट रिजाइम विद म्यांमार। तो है क्या, देखो 2018 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री मूवमेंट रिजाइम किया था। फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है कि भैया हमारा जो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ में 1683 किलोमीटर का, उसके 16 किलोमीटर इंडिया और 16 किलोमीटर म्यांमार, जीरो लाइन। जीरो लाइन क्या होती है, जहां पर बॉर्डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब यहां से इस तरफ जाओगे तो म्यांमार और इस तरफ जाओगे तो इंडिया, तो यहाँ का 16 मीटर और यहाँ का 16 किलोमीटर। अब कोई भी 1 महीने का पास बनवा के काइंड ऑफ थिंग्स 16 किलोमीटर अंदर जाके, यहाँ अंदर इन दोनों में अंदर जाके, जो म्यांमार का वो इंडिया आ सकता है, जो इंडिया का है वो म्यांमार जा सकता है 16 किलोमीटर, और करीबन 1 हफ्ते तक वहां रह सकता है। तो ये वाला रिजाइम बनाया था 2018 में। तो अब इंडिया सोच रहा है इसके ऊपर सोच विचार किया जाए, या ये सही है या गलत है, इसको देखते हुए थोड़ी सी बात की जाए, क्या करना है। ठीक है,
तो वही 2018 में 1683 किलोमीटर का। और ध्यान रखिएगा म्यांमार के साथ में हमारे 4 स्टेट हैं जो बॉर्डर बनाते हैं। 4 स्टेट कौन से हैं? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 स्टेट हैं जो बॉर्डर बनाते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वही 1683 किलोमीटर का है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, रन करता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, यानी कि नॉर्थ में हमारे पास चाइना है और साउथ में हमारे पास बांग्लादेश है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ये टू बी एग्रीड। बेसिकली नॉर्थ में हमारे पास देशू पास है इस तरफ, तो इस तरीके से। अब बॉर्डर बेसिकली मिशमी हिल्स है, पटकाई है, कसोम रेंजेस है, त्यू रिवर है, चिन हिल्स है, तो इस तरीके से चलता है। तो एक बार नजर मार लीजिएगा। ट्री पॉइंट बेसिकली बांग्लादेश भी है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। हमने 24-25 दोनों को मिक्स किया था डेट को, जनवरी को, तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। बाकी हम ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। एक अच्छी चीज अगर मैं आपको बताने के लिए कहूँ तो कुछ भी करना जिंदगी में, जो आपका मन करे वो करना। ये रिसेंटली हमारे, अगर मैं आपको कहूँ, ये बात ऑलरेडी कही जा चुकी है और मैंने एक वीडियो में देखी थी, जो कि आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो, दृष्टिया इससे रिलेटेड है। और उन्होंने एक अच्छी बात कही थी, जिंदगी में कुछ भी करना, आशिकी करना, सारी चीजें करना, खेल कूद मस्ती मजाक सब कुछ करना, लेकिन धोखेबाजी मत करना। क्योंकि चीटिंग मत करना। क्योंकि कारण क्या है कि जिस इंसान ने एक बार चीटिंग करना सीख लिया, धोखेबाजी करना सीख ली, वो इंसान हमेशा जिंदगी भर उस चीटिंग का ही सहारा लेगा। वो चाहे कितना भी सुधरने की कोशिश कर ले, उसके माइंड में वो चीटिंग हमेशा के लिए बस चुकी है, वो करेगा ही करेगा। चाहे अपनी पढ़ाई के साथ चीटिंग मत करना, अपनी फैमिली के साथ चीटिंग मत करना, किसी अपने दोस्त को धोखा मत देना, अगर लव लाइफ में या आशिकी में हो तो उसके साथ कभी चीटिंग मत करना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको एक अच्छा व्यक्तित्व आपका होना जरूरी है, एक अच्छा इंसान आपका होना जरूरी है। जब तक आप वो नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। ध्यान रखिएगा, हमेशा हर किसी के सगे रहो, किसी के साथ अगर अच्छे हो, जो हो सामने रहने की कोशिश करो। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हो, आप दिल लगा के सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अपना एडिटोरियल डिस्कशन भी लेके आएँ और आगे चीज़ों को पढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।